हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदजी राय और आज हम क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे हम एनसीईआरटी के ही थ्रू। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 13 वीडियोज आएंगे इस चैप्टर के ऊपर और एनसीईआरटी की हर लाइन को हम डिकोड करके आपको समझाएंगे कि इस पूरे चैप्टर में दिया क्या है। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में आइए हम चलिए पढ़ते हैं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया क्या गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगा, जैसे साइंटिस्ट का नाम, डिस्कवर्ड किसने किया, किस ईयर में डिस्कवर्ड हुआ, और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है पर वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। You have learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. The neural coordination is fast but short-lived. अब तक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूरल सिस्टम ही है जो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक मैसेंजर का काम करता है न्यूरल सिस्टम। तुरंत बॉडी में अगर किसी भी चीज का अगर आपको महसूस होता है वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा ही होता है। पर जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत तेजी से होता है पर बहुत छोटे समय के लिए होता है। जैसे आपने अपना हाथ आप आग पे रखते हैं तो आपको तुरंत गर्म महसूस होता है। वो बहुत तेजी से आपको पता चलता है कि हाँ आपका हाथ जल रहा है, पर वो छोटे समय के लिए होता है। ज्यादा समय के लिए वो केमिकल मैसेंजर का काम नहीं कर पाता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सारे सेल्स में नहीं अंदर इनर्वेट हो सकते हैं, मतलब घुस नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर फंक्शन जो होता है उस ऑर्गन का वो रुक जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा चीज की जरूरत होता है जिससे वो सेलुलर फंक्शन रुके ना और चलता रहे। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। वही मैं बात कहा कि एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे सेलुलर फंक्शन रुके ना और नॉर्मली काम करता रहे। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन, और यह फंक्शन कैरिड आउट होता है हार्मोन से। हार्मोन एक मैसेंजर का काम करता है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा जो मैसेंजर का वर्क करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करके जो मैसेंजर का काम करवाता है, ये दोनों एक साथ काम करके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट नहीं होता है, इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेट करता है हार्मोन वो कहीं स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसलिए उनके पास कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एज chemical produced by the endocrine gland and released into the blood and transported to a distinctly target organ has a current scientific definition as follows. जो पहले के साइंटिस्ट जो डिफिनेशन के बारे में बात किया करते थे, वो डिफिनेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि केमिकल बॉडी के द्वारा, एंडोक्राइन के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है, मतलब घुल जाता है और ट्रांसपोर्टेड होता है डिस्टिंक्टली टारगेट लोकेशन ऑर्गन के पास। मतलब ब्लड में जाने के बाद वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन के पास जाता है जहां पे उसकी जरूरत होती है। पर करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलोज। पर अब मॉडर्न साइंस में इसका डिफिनेशन को चेंज करके बताया गया है। हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स एक तरह का नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, मतलब हार्मोन्स के पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब सेल्स के अंदर कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। एंड ये आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, मतलब ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लीटर्स में इसका प्रोडक्शन होता है, ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है।
The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. जो न्यू डिफिनेशन जो मॉडर्न साइंस में यूज होता है वो बहुत सारे एरिया को कवर करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देता है. Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrates. जो invertebrates ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उनके पास एक बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है कुछ हार्मोन्स के साथ. और जो वर्टिब्रल कॉलम वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन टिश्यू पाए जाते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के में कितने एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो डिफ्यूज टिश्यू होते हैं वो बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं. कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एक प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है. जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक पाइनल ग्लैंड है, ये थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है जो हार्ट के ब्रेस्ट स्टोन के पास पाया जा रहा है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाया जा रहा है. ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं. पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोन्स, टेस्टिस मेल and ovary in females are organized endocrine bodies in our body. NCERT में इन सारे endocrine glands के बारे में हम पढ़ना है और इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि सारे endocrine glands के बारे में बताया गया है और इसकी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में भी बताया गया है. In addition to these, some other organs, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. इन सब के बजाय कुछ और भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, पर उनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उनको अलग से रखा गया है. जैसे है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर है, किडनी है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है पर ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है. अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन. एनसीईआरटी में इन सारे ग्लैंड्स के बारे में एक ब्रीफ बताया गया है और इनका वर्किंग क्या है, इनका क्या काम है बॉडी के अंदर, ये सब बताया गया है. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो आइए जानते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता क्या है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर नीट. सबसे पहले हम जानेंगे कि फाउंडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन थे. इंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले 1902 में दो इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे जो बॉडी पे रिसर्च करते थे. उन्होंने इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कहा जाता है. WM बैलिस एंड EH स्टार्लिंग दोनों साइंटिस्टों ने पहली बार इंडोक्राइनोलॉजी का फाउंडेशन रखा था और एक हार्मोन डिस्कवर्ड भी किया था, सिक्रेटिन, जो इंटेस्टाइनल मिकोसा में पाया जाता है. और हार्मोन जो नाम है, हार्मोन नाम EH स्टार्लिंग ने ही पहली बार 1905 में दिया था. ये थी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएगा. थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो. और अगले वीडियो में हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसकी सारी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे उसके बारे में. अगले वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.